इस फैन रेगुलेटर को कौन नहीं जानता है, लेकिन क्या आपको पता है ये कितने प्रकार का होता है, ये काम कैसे करता है, कौन सा रेगुलेटर सबसे कम बिजली खपत करता है, इसमें कितना फ़ायदा और कितना नुकसान है, आपको कौन सा रेगुलेटर लगाना चाहिए और इसमें फॉल्ट आए तो इसे कैसे रिपेयर करें, आइए जानते हैं इस वीडियो में। इस एक्सपेरिमेंट को करते समय सावधानी का विशेष ध्यान रखें। आपकी जरा सी लापरवाही आत्मा का परमात्मा से मिलन करा सकती है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दानेश साहू और आप देख रहे हैं डिजिटल दानेश यूट्यूब चैनल। बेसिकली फ़ैन रेगुलेटर 4 प्रकार का होता है। पहला रजिस्टिव फ़ैन रेगुलेटर, दूसरा फेस एंगल कंट्रोलर फ़ैन रेगुलेटर, तीसरा कैपेसिटिव टाइप फ़ैन रेगुलेटर, चौथा इंडक्टिव टाइप फ़ैन रेगुलेटर। बात करते हैं रजिस्टिव फ़ैन रेगुलेटर की। यह रेगुलेटर दिखने में नॉर्मल रेगुलेटर की तुलना में एक बड़ा बॉक्स जैसा दिखता है। इसे आप ज़्यादातर पुराने घर और भवनों में देखे होंगे। इस रेगुलेटर के अंदर इस प्रकार का रियोस्टेट लगा होता है। बोलचाल की भाषा में इसे रजिस्टेंस भी कह देते हैं। इसके अलग अलग पॉइंट में रजिस्टेंस का वैल्यू बढ़ते क्रम में रहता है। मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक 700 ओम, यहाँ से यहाँ तक 750 ओम और यहाँ से यहाँ तक 800 ओम है। जब इस रेगुलेटर का ये सिलेक्टर 0 में रहता है तो ये वायर इनमें से किसी भी पिन के कांटेक्ट में नहीं रहता है। इसीलिए ये वायर ओपन होने के कारण कोई भी वोल्टेज आगे नहीं बढ़ा पाता और फैन बंद रहता है। जैसे ही इस रेगुलेटर को 1 नंबर में शिफ्ट करते हैं तो ये सप्लाई रियोस्टेट के मैक्सिमम रजिस्टेंस के माध्यम से वोल्टेज ड्रॉप होकर फैन में जाता है। इस पॉइंट पर रजिस्टेंस का वैल्यू हाई होने के कारण सबसे कम वोल्टेज फैन में जाता है, बाकी वोल्टेज रियोस्टेट कंज्यूम कर लेता है और फैन सबसे कम स्पीड में घूमने लगता है। जब रेगुलेटर को नेक्स्ट पॉइंट में शिफ्ट करते हैं तो रियोस्टेट के इतने भाग से वोल्टेज ट्रेवल करके फैन में जाता है। रियोस्टेट के इस पॉइंट पर रेजिस्टेंस कम होने के कारण ये पहले से कम वोल्टेज कंज्यूम करता है और बाकी वोल्टेज फैन में चले जाता है। इसीलिए फैन का स्पीड पहले से बढ़ जाता है। रेगुलेटर को सबसे हाई में शिफ्ट करने पर वोल्टेज बाईपास होकर 230 वोल्ट सीधे फैन में जाता है और फुल स्पीड में घूमने लगता है। इस रेगुलेटर को सबसे कम स्पीड में चलाने पर फैन में वोल्टेज तो कम जाता है, लेकिन बाकी वोल्टेज रियोस्टेट कंज्यूम करता है, जिसके कारण रियोस्टेट बहुत गर्म हो जाता है। इसीलिए यहाँ पर बड़ा बॉक्स लगाया जाता है जिसमें हवा पास होने के लिए इस प्रकार का गैप रहता है ताकि इसको पर्याप्त मात्रा में बाहर की हवा मिल सके। बात करें इसके फ़ायदे की तो ये रेगुलेटर बाकी की तुलना में कम प्राइस में मिल जाता है। वो बात अलग है कि अब इसका डिमांड कम हो गया है। इस रेगुलेटर से फ़ैन चलाने पर कोई भी हमिंग साउंड प्रोड्यूस नहीं होता है। बात करें इसके नुकसान की तो ये बाकी की तुलना में ज़्यादा बिजली खपत करता है। ये दिखने में बड़ा बल्कि सा लगता है, बहुत ज़्यादा ही स्पेस कंज्यूम करता है। इसको रिपेयर करना बहुत ही आसान है। इस रेगुलेटर में रियोस्टेट और शिफ्टर के अलावा ज़्यादा कुछ होता ही नहीं है। इसे मल्टीमीटर में चेक करके बड़ी आसानी से ठीक कर सकते हैं। अब बात करते हैं फेस एंगल कंट्रोलर फैन रेगुलेटर की। इस रेगुलेटर की सबसे बड़ी पहचान ये है कि इसको घुमाने पर एकदम स्मूथ वॉल्यूम बटन की तरह घूमता है। यही इस रेगुलेटर का वेरिएबल रजिस्टर है। इसे ही पोटेंशियोमीटर भी कहते हैं। यह रेगुलेटर एसी सप्लाई की फ्रीक्वेंसी को मॉडिफाई करके वोल्टेज ड्रॉप करता है। आइए सर्किट डायग्राम की मदद से इसके वर्किंग मैकेनिज्म को समझते हैं। ये इस फैन रेगुलेटर का सर्किट डायग्राम है। अब यहाँ ध्यान से देखिए, पावर सप्लाई का ये न्यूट्रल सीधे फैन में जाता है और फेस सप्लाई BT136 ट्रैक में आता है। इस सप्लाई को यहाँ से आगे बढ़ाना है या नहीं, और बढ़ाना है तो कितना वोल्टेज आगे बढ़ाना है, इस चीज़ को यहाँ सर्किट में लगे रजिस्टर, पॉलिस्टर, कैपेसिटर और डायोड डिसाइड करता है। अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक्स की डिटेल नॉलेज नहीं है तो इसका फुल वर्किंग प्रिंसिपल इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग की भाषा में समझाऊं तो बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है। इसे समझने की बजाय सारी चीज़ें ऊपर से निकल सकती है। इसीलिए इस वीडियो को बहुत ही सिंपल तरीके से आम भाषा में बेसिक चीज़ों को ही समझा रहा हूँ। आप VI कैरेक्टरिस्टिक्स के माध्यम से इंजीनियरिंग लेवल में इसको समझना चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएँ। हाई डिमांड होने पर इसके लिए अलग वीडियो बनाऊँगा। वापस आते हैं अपने टॉपिक पर। इस सप्लाई को यहाँ से आगे बढ़ाना है या नहीं, और बढ़ाना है तो कितना वोल्टेज आगे बढ़ाना है, इस चीज़ को यहाँ सर्किट में लगे रजिस्टर, पॉलिस्टर, कैपेसिटर और डायोड डिसाइड करता है। इसमें लगा हुआ ये वेरिएबल रजिस्टर 500 किलो ओम का होता है। कहीं कहीं पर आपको 600 किलो ओम का भी मिल सकता है। जैसे ही इस रेगुलेटर को मैक्सिमम पॉइंट तक घुमाते हैं तो इस पॉइंट पर ये अपने सबसे कम रजिस्टेंस पर होता है। सप्लाई में बहुत कम रजिस्टेंस होने के कारण कैपेसिटर बहुत तेज़ी से चार्ज होने लगता है। कैपेसिटर चार्ज होने के बाद डिस्चार्ज होने की कोशिश करता है, जो डायोड की तरफ आगे बढ़ा देता है। यहीं से आगे बढ़कर ट्रायक के इस गेट टर्मिनल पर फायर करता है। गेट में रिक्वायर्ड सिग्नल मिलते ही ट्रायक एक्टिवेट हो जाता है, जिसके कारण पावर सप्लाई मेन टर्मिनल MT1 से MT2 में पहुंचकर सीधे फैन में जाता है। यह चार्ज डिस्चार्ज वाला प्रोसेस 1 सेकंड में 100 बार होता है, 50 बार पॉजिटिव साइकिल में और 50 बार निगेटिव साइकिल में। क्योंकि हमारे घरों में जो सप्लाई आती है वो 50 हर्ट्ज़ की होती है। जैसे ही रेगुलेटर को लगभग 25% कम करते हैं तो रेजिस्टेंस बढ़ जाता है, जिसके कारण कैपेसिटर चार्ज होने में पहले से ज़्यादा टाइम लेता है।
और फायरिंग टाइम भी बढ़ जाता है, जिसके कारण ये ट्रैक लगातार ऑन ऑफ होकर इस पैटर्न में फ्रीक्वेंसी बनाने लगता है। यहाँ ध्यान से देखिए, इस साइकिल में यहाँ से यहाँ तक ऑन था और यहाँ से यहाँ तक ऑफ था, ऐसे ही लगातार चलते रहता है, जिसके कारण इसके आउटपुट में पहले से कम वोल्टेज मिलता है। जहाँ जहाँ पर ये बंद था वहाँ का वोल्टेज हम यूज़ नहीं कर पाते हैं और यहीं से ही हम बिजली की खपत को बचा लेते हैं। जैसे जैसे रेगुलेटर को कम करते जाते हैं वैसे वैसे इसका ग्राफ इस तरह से बनते जाता है। बात करें इसके फ़ायदे की तो ये लगातार स्पीड को कंट्रोल करता है। कम स्पीड में चलाने पर रजिस्टिव रेगुलेटर की तुलना में कम बिजली खपत करता है। बात करें इसके नुकसान की तो इसके द्वारा लीनियर स्पीड कंट्रोल नहीं हो पाता है, इसीलिए कम स्पीड में फ़ैन को चलाने पर हमिंग की आवाज़ आने लगती है। यह रेगुलेटर महंगा होता है। EMI RFI इंटरफेस टीवी और रेडियो में डिस्टर्बिंग पैदा करता है। बात करें इसकी रिपेयरिंग की तो इसमें सबसे ज़्यादा BT136 ट्रैक और वेरिएबल रजिस्टर ही ख़राब होता है। इसे बहुत आसानी से रिप्लेस करके इसे ठीक कर सकते हैं। अब बात करते हैं कैपेसिटिव टाइप फैन रेगुलेटर की। इस रेगुलेटर को ओपन करते हैं तो इसमें रजिस्टर, कैपेसिटर और स्टेप सिलेक्टर मिलता है। इसके अंदर सबसे मेन पार्ट कैपेसिटर होता है। यह वोल्टेज को डिवाइड करके आउटपुट वोल्टेज कम कर देता है। कैपेसिटर को जब AC करंट के सीरीज़ में कनेक्ट करते हैं तो ये आउटपुट वोल्टेज को कम कर देता है और कैपेसिटर का वैल्यू बढ़ाने पर आउटपुट वोल्टेज भी बढ़ता है। इसी सिद्धांत पर यह काम करता है। 4 स्टेप वाले रेगुलेटर का सर्किट डायग्राम कुछ इस तरह से दिखता है। जब रेगुलेटर को 1 नंबर में रखते हैं तो सप्लाई 2.2 UF कैपेसिटर और 2.2 किलो ओम रजिस्टर से होकर आउटपुट मिलता है। इसके पैरेलल में 200 किलो ओम रजिस्टर लगा होता है जो कैपेसिटर के चार्ज को डिस्चार्ज करने का काम करता है। इसे ब्लीडर रजिस्टर भी कहते हैं। जब रेगुलेटर को 2 नंबर में शिफ्ट करते हैं तो सप्लाई 3.3 UF कैपेसिटर से होकर आउटपुट मिलता है। यहाँ कैपेसिटर का वैल्यू बढ़ने के कारण आउटपुट वोल्टेज भी बढ़ जाता है। जब रेगुलेटर को 3 नंबर में रखते हैं तो सप्लाई 2.2 UF और 3.3 UF कैपेसिटर पैरेलली कनेक्ट होकर 5.5 UF बनकर आउटपुट पहले से और ज़्यादा मिलता है। जब रेगुलेटर को 4 नंबर में रखते हैं तो सप्लाई सीधे बाईपास होकर जितना इनपुट है उतना आउटपुट मिलता है। इस प्रकार से काम करता है ये रेगुलेटर। बात करें इसके फ़ायदे की तो ये एनर्जी एफिशिएंट होता है। इसके द्वारा लीनियर स्पीड कंट्रोल होता है, इसीलिए स्पीड कम करने पर इस फैन से हमिंग की आवाज़ नहीं आती है। इलेक्ट्रॉनिक टाइप रेगुलेटर की तुलना में बहुत रिलायबल होता है। बात करें इसके नुकसान की तो ओवरलोड में इसके कैपेसिटर फटने से आग लगने की आशंका बनी रहती है। इसमें प्रॉब्लम आता है तो ज़्यादातर इसका सिलेक्टर ही ख़राब होता है, दूसरा इसका कैपेसिटर ख़राब हो सकता है। इसे बहुत आसानी से रिप्लेस करके इसको भी ठीक कर सकते हैं। अब बात करते हैं इंडक्टिव टाइप फैन रेगुलेटर की। इंडक्टिव टाइप फैन रेगुलेटर में स्पीड रेगुलेशन के लिए अलग अलग पॉइंट में इंडक्टिव रिएक्टेंस होता है। यह रेगुलेटर रजिस्टिव टाइप रेगुलेटर की तरह ही काम करता है। यह रेगुलेटर भी बहुत एनर्जी लॉस करता है। आपके लिए कौन सा रेगुलेटर ठीक रहेगा इसकी भी बात कर लेते हैं। रजिस्टिव और इंडक्टिव टाइप का तो ज़माना ही ख़त्म हो गया। फेस एंगल कंट्रोलर और कैपेसिटिव टाइप में आपको कौन सा लेना चाहिए? अगर आपको अपने मन मुताबिक स्पीड कंट्रोल करना हो तो आप फेस एंगल कंट्रोलर की तरफ जा सकते हैं, लेकिन इसमें स्पीड कम करने पर हमिंग साउंड डिस्टर्बेंस पैदा करता है। आपको हमिंग साउंड से मुक्त रहना है तो आप कैपेसिटिव टाइप रेगुलेटर की ओर जा सकते हो। अगर आप कैपेसिटिव टाइप रेगुलेटर लगाना चाहते हो तो एक चीज़ और रिकमेंड करना चाहूँगा, 4 स्टेप वाले की जगह आप 7 से 8 स्टेप वाला ही लगाना। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी ये वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताना। साथ ही साथ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। तो आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए जोश के साथ। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम।